कभी प्रकृति के कंधे पे बैठकर देखते हैं और कभी प्रकृति की गोद में बैठकर देखते हैं। कितना खूबसूरत लगता है सब कुछ। अभी हाल ही में मैं गई थी ऋषिकेश और वहां पर देखा एक जंगल था, इतना खूबसूरत जंगल, जहां मुझे बताया गया कि भाई अभी कुछ ही दिन पहले एक शेर आया था जिसने एक गाय की हत्या कर दी थी। बहरहाल, और वहां पे वो पानी पीने आता है। क्या हम सब वन्य जीव संरक्षण के लिए सोचते हैं या नहीं? क्या हमें सोचना चाहिए या नहीं? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब हम चाहते हैं। कितना जरूरी है एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते, हम वन्य जीव संरक्षण में अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि वो जो वन्य संरक्षण जो जंगल अथॉरिटीज होंगे वो रखेंगे, या मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं, कोई और कर दे हमारे लिए। ये सोच कितनी गलत हो सकती है। बहरहाल, हम आज बातचीत करेंगे कुमार दीपक से, जो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी में पर्यावरण अधिकारी हैं, और उनका नाम है दीपक, कुमार दीपक। और हम जुड़ेंगे उनसे थोड़ी ही देर में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई प्रश्न हम तक पहुंचाएं तो रेन टाइप करें और स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें और 53010 पर भेज दें। मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजेश। FM Rainbow 102.6। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, और हेल्पलाइन में हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के एक्सपर्ट दीपक कुमार जी, जो कि यूएनडीपी में पर्यावरण अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ फोन लाइन पर एक और हमारे लिसनर हैं और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम उनका प्रश्न पहले सुन लेते हैं। हेलो। जी जी जरूर। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ। जैसे सर अवैध कटाई होती है वनों की, जंगलों की, जी जी। तो अगर हमको उसमें किसी की सहायता लेनी है, उसको रोकना है, तो इसके लिए हम कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? सबसे संपर्क करने का है हर एक जगह पे, वेबसाइट के ऊपर भी आप जाएंगे, जिस जिले का डीएफओ होते हैं, जिस डिवीजन का, तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वहाँ पर, उनको उनका मेल नंबर, कांटेक्ट नंबर हो चाहे ना हो, मेल नंबर दिया होता है। आप इमीडिएटली उनसे संपर्क करें, मेल अपना दें और बिल्कुल उनको इन्फॉर्म करें किस प्रकार के पेड़ काटे गए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट के अंदर पेड़ काटा गया है, या इलीगल लॉगिंग हुई है, कोई गैर कानूनी तरीके से पेड़ काट लिया है, या कभी होता है कि कोई प्रोजेक्ट, रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे होता है कि पहले से डिमार्केट करना होता है कि कौन कौन से पेड़ को काटना है। वहाँ एक निशान बना दिया जाता है उजले रंग का चूने से, वो पता चलता है कि ये पेड़ काटना है। तो कारण लोगों को जानने का पूरा अधिकार है, आपके पास जानने का पूरा अधिकार है कि आप क्यों काट रहे हो पेड़ को। क्या इससे कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है बिना पेड़ को काटे हुए? अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आप किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते, आप अपना अलाइनमेंट चेंज करें। जो पेड़ बहुत पुराना है, 30-40 साल पुराना पेड़ है, उसको काटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है हमारे अधिकारियों को। अच्छा। जी हाँ। ओके सर। तो बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू। और सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, विश्व वन्यजीव दिवस है, तो ये जानना बहुत जरूरी। कई बार हम अखबारों में ऐसा पढ़ते हैं कि शेरों की संख्या बहुत कम हो गई है, या ये जानवर बहुत कम हो गया, या एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो ऐसे में सर क्या किया जाना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में है कि जो जानवरों और आदमी के बीच, ह्यूमन और एनिमल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके प्रमुख कारण है हमारी जनसंख्या का बढ़ना। और जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हम उनके आवास में जाकर के, जो उनका बफर और कोर एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ का, उनके आवास में जाके कहीं ना कहीं हम इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो उस इंटरवेंशन को रोकने की सरकार की पूरी कोशिश हो रही है, और आज उसका हम लोगों को कुछ रिजल्ट भी आया है। जैसे 70% की हमारी जो टाइगर की आबादी पूरी दुनिया की है वो हिंदुस्तान के अंदर है। 70% एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ मौजूद है। एलिफेंट की एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ मौजूद है।
तो हमारी सरकारें लगातार उनका सर्वे कर रही हैं, चाहे वो पक्षियां हो, चाहे वो दूसरे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, उनका सेंसस करती हैं हर एक साल, 3 साल 4 साल के ऊपर हर एक एनिमल और प्लांट्स वगैरह का हम लोग एक सेंसस करते हैं, फॉरेस्ट सर्वे होता है, एनिमल सर्वे होता है, और लोगों के अंदर लगातार ये अवेयरनेस देते हैं। और हर एक साल जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों को हम लोग अवेयर कर सकें इस चीज के बारे में। जैसे इस साल का जो विश्व जो वन्य जीव दिवस है जी। उसका जो थीम है वो बड़ा अच्छा है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। मतलब जो जंगल है और जो जीविकोपार्जन है, वही इस पूरी दुनिया के अंदर इस जनता का और इस प्लैनेट अर्थ का को सस्टेन कर रही है। मतलब जंगलों से हमारी एक बड़ी आबादी डिपेंड करती है रिसोर्सेज को लेकर के, फूड को लेकर के। और जो नया फॉरेस्ट एक्ट भी है सरकार का, वो लोगों को ये अधिकार देती है कि आपके द्वारा जो वन्य जीव है और जो वन है हमारा, उसको संरक्षित करने का अधिकार है। और लगातार टाइम टू टाइम सरकारें उनको ये बातें बताती हैं कि आप किस प्रकार से वन्य जीव के ट्रेड्स को लेकर के जो व्यापार होता है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, साइट्स बोलते हैं उसको। साइट्स की जो संस्था है, उसी के वजह से पूरी दुनिया 3 मार्च 1973 को एकत्रित हुई एक कन्वेंशन के ऊपर कि हम दुनिया में जो वन्य जीव व्यापार होते हैं उसको किसी तरीके से रोकें। और भारत में उसका एक सिग्नेटरी है, भारत ने भी उसको रेटिफाई किया है। तो इसके बाद 3 मार्च को 2013 से ये दिन मनाना शुरू हो गया। 2013 से ही हम वन्य दिवस मना रहे हैं। और वन्य दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों के अंदर वन्य जीवों के प्रति, वन्य जीवों के अंदर केवल जीव ही नहीं आते, वो पेड़ पौधे भी आते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनको वाजिब जो कानूनी अधिकार हैं सरकार के द्वारा दिए गए, उसके बारे में बताया जा सके। अच्छा सर, उद्देश्य भी तो जरूर कुछ होगा, क्योंकि हमारे अस्तित्व के लिए भी, हमारे स्वस्थ और ये रहने के लिए भी तो वन्य जीवों का होना बहुत जरूरी है, या पर्यावरण का स्वस्थ होना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब विविधता जब तक नहीं रहेंगी जी, तब तक हम भी असंतुलित होंगे। क्योंकि हमारी जो फूड चेन सिस्टम है, जो हमारी जो भोज जो सिस्टम है, जो भोजन की जो भोजन की जो आहार श्रृंखलाएं हैं हमारी, वो डिस्टर्ब होंगी। और वाजिब सा बात, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि अगर वन्य जीव में उनकी कमी होती जाएगी, जैविक विविधता में गिरावट होती जाएगी, तो ऑब्वियसली हम लोग अपने आप को ही एक्सटिंक्ट करते जाएंगे। लगातार हम लोग भी उस एक्सटिंक्शन का शिकार होंगे आने वाले समय में। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर, इसे सुरक्षित या संरक्षण नहीं कर पाने पर, जो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है, तो क्या प्रतिकूल प्रभाव और क्या पड़ सकता है हमारे जीवन पे? सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत सारी जो नेटिव कम्युनिटी हैं, आपने सुना होगा, जो ट्राइबल्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, तो खास करके जंगलों में निवास करती हैं, दुनिया की एक बड़ी आबादी एक्सटिंक्ट कर गई है। हम लोग सोचते हैं कि मानव एक्सटिंक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हुए हैं। बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं दुनिया के अंदर, वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। कारण यही है कि उनके पर्यावास को खत्म कर दिया गया और जंगल वगैरह में आग लगने की संख्याएं बढ़ गई। जलवायु परिवर्तन का भी काफी प्रभाव हमारी जंगलों के ऊपर हो रहा है। लगातार लोगों की एक्टिविटीज से भी जंगल में आग लग रही है। बहुत ऐसी घटनाएं लगातार हर एक दिन, हर एक जगहों पे कहीं ना कहीं हो रही है। तो इन सब चीजों का एक चिंतन करने का चीज है। चिंतन करने की बात है एक बड़ी आबादी के लिए, भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए, जहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं और जंगलों से हमें बहुत कुछ मिलता है जीविकोपार्जन के लिए। तो जाहिर सी चीज है, हमारी सोच जो सरकार ने खास करके जंगल के साथ साथ दूसरे जगहों पे भी पेड़ पौधे लगाने के लिए, हरा भरा करने के लिए जो सरकारों ने पारिस्थितिकी को बचाने के लिए जो कोशिशें की हैं, और उनका समूल जो खास करके जो स्कूल और विश्वविद्यालय के स्तर पे शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया है, पर्यावरण शिक्षा को देने की कोशिश करी है,
तो उससे एक लोगों के बीच में एक संतुलन होता है। और हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, वो इतनी अमीर है इस मामले में कि हम प्रकृति के साथ काफी जुड़े हुए हैं। बहुत एक अनुशासन बना हुआ है प्रकृति के साथ में। हम लोग उस तरीके से इस प्रकार से प्रकृति का क्षरण नहीं किए हैं जो बाहर के दुनिया में देखने को मिलती है। हम लोग अभी भी प्रकृति से थोड़ा बहुत इस प्रकार से है कि डर एक बना हुआ रहता है कि अगर हम इस प्रकार से प्रकृति को हम नष्ट करेंगे तो कहीं न कहीं आपदा जोखिम बढ़ेंगी और आपदाएं आएंगी। तो हम लोगों के अंदर एक अनुशासन है, लेकिन उस अनुशासन को अब कार्यान्वयन करने का टाइम है, क्योंकि हम अभी सबसे बड़े ह्यूमन एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं कोरोना के टाइम में। और ये कोरोना अगर लड़ना है इस तरीके की पैंडेमिक से, तो हमें अपनी पारिस्थितिकी को बहुत मजबूत करके रखना होगा। और ये पारिस्थितिकी जो जंगल की पारिस्थितिकी है, जो जलीय पारिस्थितिकी है, उसको बचाना होगा। और इन खास करके जो जैव विविधता है उसको तो बिल्कुल पूरी तरह से संरक्षित करना होगा, अपनी संरक्षण के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उनको संरक्षित करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। सर कई शहरों में, देशों में एक जंगल सफारी होता है जो पर्यटकों के लिए उनको दिखाया जाता है। सर क्या इसका भी किसी तरह का कोई असर, मतलब वो कहते हैं कि जानवरों पे, क्योंकि हम तो लिटरली उनके एरिया में जा रहे होते हैं और खासकर ये रात के ही समय में इसे रखा जाता है। क्या ये कितना सही है सर? हमारे घर में कोई रात में घुसेगा तो हम तो नहीं आने देंगे। एक स्थिति ये तो सही बात है कि किसी के घर में उनकी अनुमति के बगैर घुसना जी, ये एक मानवीय पहलू भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि एक चीज ये भी है कि अगर हम उन जानवरों के साथ थोड़ा इस सफारी को तो थोड़ा वो अब नए टेक्नोलॉजी से के जरिए या तो कहें कि अंदर घुस करके पैदल चल करके, अगर जिनको हिम्मत है वो अंदर पैदल चल करके चले और घूमें, उनके साथ में देखें। इस प्रकार से जो एयर पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है, जो साउंड क्रिएट होता है सफारी के अंदर, कहीं ना कहीं एनिमल को तो डिस्टर्ब करता है। बहुत से जगहों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं इस तरह की सफारी को लेकर के। हमारे अनुसार एक पर्यावरण के अंदर काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार ये ठीक नहीं मानते हम टूरिज्म को लेकर के। सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। सही कहा आपने, उसको हम लोग बदलने की कोशिश करें, खास करके तब जब कोशिश करें कि साइकिल, बहुत सारे जगहों पे भी अभी हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे सेंचुरी ने साइकिल अलाउ की है। काजीरंगा वगैरह में साइकिल अलाउ किया गया है कि साइकिल से जाकर के लोग सफारी करें। तो इस प्रकार की चीजें थोड़ी अच्छी हैं। ज्यादा लोग अगर लोगों को घुसने पे एक संख्या निश्चित कर देनी चाहिए। सरकारों को भी हम लोगों ने लगातार इस बारे में कन्वे किया है कि एक संख्या निर्धारित कर देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने के लिए कि भाई टूरिज्म आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमाएं तो बहुत ज्यादा मात्रा में गाड़ियों को अंदर एक साथ भेज दी। कुछ संख्या निर्धारित कर दें कि हमें भाई इतनी संख्या एक समय में इतने ही लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद जब आ जाएंगे तो फिर हम दूसरे लोगों को उस समय भेजेंगे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पर्यावास डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ये डिस्टर्बेंस होता है और आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। थैंक यू सर। सर एक सवाल ये कि कई बार हम ये अखबारों में पढ़ते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों पहले मुंबई में भी एक लेपर्ड आ गया था और गांव के लोग, या गांव में भी कई बार हम पढ़ते हैं कि एक लेपर्ड आ गया था और उसे गांव वालों ने मिलके मार दिया। अगर ऐसी कोई स्थिति होती, जैसा आपने तो बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो हम उनकी तरफ बढ़ते चले गए और उनके आवास में हमने दखल अंदाजी कर दी। तो सर ऐसे केस में अगर कुछ होता है तो इमीडिएट एक्शन क्या करना चाहिए किसी को, अगर ऐसा होता है तो? मारे न जाए वो। एक चीज तो गलतफहमी है कि वो हमारे आवास में आ गए, नहीं, हम उनके परिवार। बिल्कुल सही सर। तो चूंकि उनके घर में हम घुसे हुए और खास करके जो क्षेत्र वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के अंदर, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर जो भी हैबिटेट आते हैं, जो भी सेटलमेंट्स आते हैं, लोकल लोग तो जानकार होते हैं, क्योंकि लोकल लोगों ने वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से देखा है, दशकों से वो एक साथ रह रहे हैं दोनों। तो वो ज्यादा वायलेंट नहीं होते इस केस में, वो संतुलित होते हैं।
वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ करके वो फिर से जंगल में उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो खास करके जो शहरी पर्यावास जंगलों के आसपास बना है, और ये जो नया जो टूरिज्म जो डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है और की गई है, उससे जो लोगों का बढ़ना हुआ है और वहां पे आसपास में शहर बन गए हैं, वहां पे थोड़ी जानकारी का अभाव है। जब भी कोई जानवर घुसते हैं, उनके साथ लगातार जो फॉरेस्ट वाले जो टीम है, उनको लगातार अवेयर करें, ट्रेनिंग कर दें उन लोगों को, आसपास जो सेटलमेंट है उन लोगों को, और इमीडिएटली जो कॉल उनके जाते हैं कि भाई फलानी जगह पे कोई एनिमल ट्रेस हुआ है, तो इमीडिएटली जो फॉरेस्ट ग्रुप हैं और कुछ ऐसे ग्रुप कॉलोनी के अंदर भी जो अर्बन सेटलमेंट है, उनके अंदर भी इस प्रकार के एनिमल एक्टिविस्ट तैयार करने चाहिए जो इस प्रकार की स्थिति से सामना कर सकें। कैसे उनको पकड़ना है, कैसे लोगों को शांत कराना है, तो इस प्रकार की चीजों को रोका जा सकता है, बहुत हद तक रोका जा सकता है। इस प्रकार के वायलेंट चीजों को कम से कम जीवों को मारने का तो रुक ही सकता है। कोई भी इस तरीके के हालात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब चाहे एलिफेंट आ जाए, चाहे लेपर्ड आ जाए, ये दोनों, एलिफेंट और लेपर्ड का तो बड़ा बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है सर, बहुत कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम जल्दी ही आपसे दोबारा जुड़ेंगे, आपका वक्त कुछ और लेंगे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वागत। दोस्तों, हमारे साथ हैं दीपक कुमार दीपक, जो कि यूएनडीपी में पर्यावरण अधिकारी हैं, और हम उनसे आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइल्ड। बहुत ही खूबसूरत सा गीत केके की आवाज में, और फिल्म का नाम था रोड। ये सड़कें ही हमें ले जाती हैं उस ओर जहां प्रकृति बहुत ही खूबसूरत, जिसका नजारा आप ले सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हम वन और वन्य जीव दोनों का संरक्षण करें। इसी विषय पर आज हमारे साथ फोन लाइन पर दोबारा जुड़ गए हैं कुमार दीपक, जो यूएनडीपी में पर्यावरण अधिकारी हैं। सर, आपका एक बार और स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये हम अपनी बात अब आगे बढ़ाते हैं। आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप एक पर्यावरण अधिकारी हैं, तो आपकी नजर में वो क्या जरूरी स्टेप्स हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करनी चाहिए, जिससे हम पर्यावरण या फिर वन्य जीव को बचाने में अपनी भूमिका निभा सकें? जी, खास करके 2-3 बातों को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पहला तो जो हमारा मानवीय पहलू है जीवों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, वो जो हमने अपने संस्कार, जो पुराने हमारे जो साहित्य हैं, जो हमारा है, हमारे आधारभूत जो संरचना है हमारी जीवन की, उसमें उसको समझने की कोशिश करें। जो पढ़ाई हम जो शिक्षा लेते हैं और जो शिक्षा हमें प्रकृति से जोड़ती है, उस प्रकार की शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता जो हमें प्रकृति से ना जोड़ करके रखे। बिल्कुल। तो उस प्रकृति के प्रति हमारा लगाव, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जीवों के प्रति हम दयालु बने और जीवों को समझें कि ये जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये जीव की बात नहीं है, जो आहार श्रृंखला है हमारी, इसमें छोटे छोटे जीव, जो जीवाणु हैं, जो विषाणु हैं, जो एल्गी हैं, जो चीजों को हमारे जो बेस्ट होते हैं उनको वो खत्म कर देते हैं, नष्ट करती हैं, तो वो कितनी लाभदायक है। हर एक जीवों के बारे में समझें कि वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। कोई भी जीव हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे स्थायित्व के लिए उनका रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो कंजम्पशन करते हैं, जो अननेसेसरी कंजम्पशन, जिसकी कोई जरूरत नहीं है खपत करने की, उस प्रकार के खपत से बचने की कोशिश करें। और आज के दौर में प्लास्टिक एक बहुत बड़ा संकट है, खास करके वन्य जीवों के लिए जी। तो उस प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम प्लास्टिक के साथ किस तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को अब समूल नाश नहीं कर सकते। प्लास्टिक का प्लास्टिक हमारे वातावरण के अंदर रह गई है, बहुत दिनों तक रहेंगी और साथ में चलेंगी। तो उसके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, इस प्रकार से प्लास्टिक के साथ रहना चाहिए। अन्यथा उसको कहीं भी हम इस ऐसी जगहों पे ना डालें जहाँ से बहुत बार सुनती हैं कि जानवरों के पेट से 60-60 किलो, 61-61 किलो की प्लास्टिक निकलती है। तो वो तो हमारे वजहों से वो उसका वो झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, चाहे वो पक्षियां हों, चाहे जीव हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों।
इस प्लास्टिक से सबको नुकसान हो रहा है। तो ये जो अननेसेसरी जो कंजम्पशन है उस प्रकार से हमें रोकना होगा। और तीसरी सबसे मूल्य में है कि हम अपने बच्चों को, आने वाले जो जनरेशन है हमारी, उनको किस प्रकार से शिक्षित करें कि जो प्रकृति को समझ सकें। क्योंकि आज उपभोक्तावादी समाज है हमारा, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां कंजम्पशन एक स्टेटस सा बनता जा रहा है लोगों को। लोगों के लिए हर एक चीज एक उनके स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तो उस दौर में ये समझने की कोशिश करें कि क्या हम आने वाले बच्चों को एक ऐसा प्लेनेट देंगे जहां पे वो प्लास्टिक से ढकी हुई धरती पे रह सकेंगे, जहां पे वो ब्रीथ ना कर सकें, सांस ना ले सकें। क्या इस तरीके का भयावह और बीमार हम पारिस्थितिकी देंगे आने वाले जनरेशन को? नहीं देना है तो अपने बच्चों को घर से ही शिक्षा देनी पड़ेगी, घर से ही जरूरी बातें बतानी पड़ेंगी। ये जो जैविक विविधताएं हैं, जो वन है, जो जलीय पारिस्थितिकी है, ये किस प्रकार से हमें आने वाले उन आपदा जोखिमों से बचाएंगी, उन आपदा से लड़ने के लिए मजबूत करेंगी, और अभी हम अपने अस्थायित्व को बहुत बचा सकेंगे, संकट काल में बना करके रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैं यही आपसे पूछने वाली थी अभी कि क्या स्कूली स्तर पर भी बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में बताया जाना जरूरी। तो आपने बताया कि पेरेंट्स को भी घर में इन बातों को बच्चों को बताना चाहिए, और आपने प्लास्टिक के यूज के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। हम अक्सर अखबारों में पढ़ लेते हैं कि वो गाय जो है उसके अंदर से इतना प्लास्टिक निकला, ये कितना दुखद है। ये अपने वन में रहें तो ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी, ना कि मानवों के बीच में रह के। तो सर आपको भी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा स्कूली स्तर पे भी बच्चों को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को अब बिल्कुल 1991 से ही 1991 से ही माननीय उच्चतम जो हमारा न्यायालय है उसके ऑर्डर के आधार पे सरकारों को ये बिल्कुल समुचित व्यवस्था करने की दी गई है। और हमारे यहाँ स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है जी। तो उस स्थिति में शिक्षा अनिवार्य करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। शिक्षा का लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, जो बच्चे ऊपर अपने उम्र को आगे आ रहे हैं पड़ाव पे, तो उनको समझना होगा कि उस शिक्षा का उपयोग कहाँ पे है। क्या ये हमें वन्य जीवों को बचाना, वन्य जीवों के लिए और खुद के लिए जो परिस्थिति जो घटक हैं, हवा है, जल है, मिट्टी है, जिस प्रकार से हम भोजन के अंदर बहुत सारी प्रदूषण देखते हैं, जलों के अंदर प्रदूषण देखते हैं, मिट्टी के अंदर प्रदूषण देखते हैं, हवा के अंदर प्रदूषण देखते हैं, तो क्या वो हमारी आहार श्रृंखला को परेशान नहीं कर रही होंगी? आहार श्रृंखला में भी वो घुस चुकी हैं। तो वो आहार श्रृंखला में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम अगर प्रभावित होंगे तो दूसरे जीव भी नीचे से प्रभावित होते आ रहे होंगे उस आहार श्रृंखला के अंदर। तो ये बातें, जरूरी बातें बच्चों को बतानी होंगी, उन्हें प्रैक्टिकल करके बतानी होंगी, उन्हें किताबों से निकाल करके चीजों को समझाना होगा कि किस प्रकार से चीजें नुकसानदेह होती हैं। और अगर हम आने वाले समय में एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपनी प्रकृति को, अपने वन्य जीव को, अपनी जैविक विविधता को समुचित तौर पे संरक्षित करना पड़ेगा। और यही शिक्षा स्कूलों में शिक्षक के साथ साथ घर के जो गार्जियन होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनको अपने बच्चों को देनी होंगी। बहुत सही कहा सर आपने। एक आखिरी प्रश्न अब ये कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बनाए गए होंगे, तो क्या इसका उल्लंघन करने पर क्या कोई सजा भी है, जिसका खौफ अगर लोगों में हो तो वो ध्यान रखें इस बात का और कुछ ऐसा अहित न करें? जी हाँ, वन्य जो संरक्षण अधिनियम है 1972 के अंदर, क्योंकि 72 बहुत पहले का समय होता है जी, जब इस पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकताएं बढ़ रही थी, एक्टिविज्म हिंदुस्तान में बढ़ रहा था। तो वो दौर जब 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उस दौरान हमने ये वन्य जीव अधिनियम बना लिया था 1972 में। और वन्य जीवन अधिनियम जो है उसके अंदर जो एक सेक्शन 51(1) है 51(1) सेक्शन 51(1) के अंदर पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो तात्कालिक जो पनिशमेंट होता है, किसी भी जीव की आप अगर हत्या करते हैं तो मिनिमम 3 साल से 7 साल तक की सजा होती है। और
8,000 से 10,000 तक के रुपए का वो फाइन है। हालांकि बहुत स्ट्रिंजेंट सजा नहीं है। सरकारों को बहुत सारे जगहों से अब अनुमान है कि अब अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो इस पनिशमेंट में शायद अमेंडमेंट किया जाएगा, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट में इसको और कड़ा किया जा सकता है। बहुत सारे एनिमल को देखते हुए, जो एनिमल हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब कि जो IUCN जो एक संस्था होती है वो रेड डेटा बुक निकालते हैं कि कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट कर रहा है, कौन सा एनिमल वल्नरेबल है, कौन सा एनिमल बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे है। तो इस प्रकार के एनिमल का जो कैटेगरी बनाया हुआ है, उस एनिमल की कैटेगरी के अनुसार अगर हम कोई एनिमल को मार देते हैं तो उसके लिए अमाउंट ऑफ पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा हो, ताकि लोगों के अंदर डर बने। हालांकि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट 3 साल से 7 साल की कैद है, वो भी बड़ी स्ट्रिंजेंट है वो कैद। तो इस प्रकार की सजा का प्रावधान हमारे यहाँ सेक्शन 51(1) में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें प्रावधान है। ओके, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और आज इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तमाम श्रोताओं का हमारा वो विश्व वन्य जीव दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ थे वर्ल्ड लाइफ डे पर आज हम बात कर रहे थे कुमार दीपक से, जो कि UNDP में पर्यावरण अधिकारी हैं, और बहुत सारी जरूरी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की जो आप अपने जहन में जरूर